अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। नेटवर्किंग के तीसरे लेक्चर में आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। NIC जिसके बारे में हमने पढ़ा था, उसकी कुछ पिक्चर्स पहले देखेंगे, पहचानेंगे कि ये कौन कौन से NIC हैं। तो ये वाला NIC जो है ब्लैक कलर का, ये लैपटॉप के अंदर एक्सटर्नल NIC लगता है। वैसे तो बिल्ट इन भी उसके अंदर पोर्ट होती है, ईथरनेट पोर्ट, लेकिन ये जो है अगर उस पोर्ट में कोई मसला आ जाए या किसी वजह से आपको दूसरी पोर्ट लगानी पड़े तो आप ये वाला कार्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद राइट साइड पे BNC और RJ45 के कम्बिनेशन के साथ एक NIC है। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे नीचे एंटीने वाला NIC जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसको वाईफाई कार्ड भी बोलते हैं और वायरलेस NIC भी बोलते हैं इसको। उसके साथ मल्टी RJ45 मल्टी पोर्ट ईथरनेट NIC है। उसके बाद नीचे टोकन रिंग NIC है और सबसे लास्ट पे जो है वो सिंगल RJ45 NIC है। ये आम मॉडेम के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह ये है कि पहले जो टेक्नोलॉजी होती थी वो और होती थी इंटरनेट की। उसमें डायल अप कनेक्शंस होते थे, तो आपको फ़ोन लाइन से ही RJ11 का जो कनेक्टर है वो साथ में लगाना पड़ता था। तो आजकल जो है वो चेंज हो चुका है। आजकल DSL है और आपकी मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन आपकी डिवाइस के अंदर होती है और वहाँ से RJ45 के थ्रू आप कनेक्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है जी हब जो है, ये इसकी शेप शक्ल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह की होती है। बेसिकली इसका काम ये होता है कि एक साइड से आपका कनेक्शन आ रहा है और आपके पास डिवाइस ज़्यादा हैं, आप सबको कनेक्ट करना चाहते हैं एक साइड। तो आप ये करेंगे कि हब लगाएंगे और उसके अंदर सारे जो कनेक्टर हैं वो पुट कर देंगे, जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइस हैं उनके भी, और जो पीछे से आपका इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है उसका भी। इस तरह नेटवर्क शेयर हो जाएगा। अगर आप इंटरनेट नहीं शेयर करना चाहते तो आप हब के अंदर नेट की तार नहीं लगाएंगे। लोकल एरिया पे अगर आप कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं या रिसोर्स शेयर करवाना चाह रहे हैं तो आप लोकल एरिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको ही सिर्फ कनेक्ट रखेंगे। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं पैसिव हब, एक को कहते हैं एक्टिव हब। अब फ़र्क इनमें ये है कि जो पैसिव हब होती है वो जैसा ही सिग्नल आता है उसको पीछे से जैसा सिग्नल मौसूल होता है वो एज़ इट इज़ सब के ऊपर सेंड कर देती है, जितनी भी पोर्ट्स हैं सब के ऊपर सेंड कर देती है। लेकिन जो एक्टिव हब होती है उसके अंदर थोड़ी सी फंक्शनैलिटी उन्होंने ये रखी होती है कि जो सिग्नल वीक होता है उसको एम्पलीफाई करके आगे फारवर्ड करती है। ये सिग्नल वीक क्यों होता है और क्यों एम्पलीफाई करने की ज़रूरत पेश आती है, उसकी रीज़न ये है कि जो वायर के अंदर से सिग्नल आपका आ रहा होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। अब उस इलेक्ट्रिक सिग्नल की एक स्ट्रेंथ होती है, लेकिन कुछ जो उसकी लेंथ है वायर की, उसमें से गुज़रने के बाद वो वीक हो जाता है, क्योंकि वायर जो है वो रेजिस्टेंस रखती होती है तो वो वीक हो जाता है। तो फिर ज़रूरत पड़ती है उसको दोबारा से रीन्यू करने की, उसको दोबारा से एम्पलीफाई करके वापस पहले वाली हालत में लाया जाता है। ठीक है, ये इन दोनों में एक्टिव और पैसिव में फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद ये जो है वो ये मल्टी एक्सेस यूनिट, इसको MAU भी कहते हैं। MAU बेसिकली जिस तरह हमारे पास एक्सटेंशन लीड होती है बिजली के लिए, सेम इसी तरह का एक डिवाइस होता है। जब आपके पास लार्ज नेटवर्क हो, उसको मैनेज करने के लिए डिवाइसेस भी बहुत सारी हों, तो फिर आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। आपने रैक के अंदर इनको लगाना होता है और इनके अंदर प्लग इन कर देना होता है वायर्स को। उसके बाद आता है जी पैच पैनल्स वगैरह, ये भी सेम MAU की तरह के होते हैं। थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी की
इसमें होती है, बाकी तकरीबन एक ही चीज़ होती है। ये ज़्यादातर सर्वर रूम्स वगैरह में देखे जा सकते हैं। उसके बाद आता है जी ब्रिज। ब्रिज जैसे कि रियल लाइफ में हम देखते हैं कि ब्रिज दरिया के दो किनारे होते हैं, जो दो साइडें होती हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। हो सकता है कि एक साइड जो है वो दरिया की, वहाँ पे आर्किटेक्चर और हो, दूसरी साइड पे और हो, लेकिन दरमियान में जो ब्रिज होता है वो ट्रैफिक जो है एक साइड से दूसरी साइड पे आ जा सकती है। ठीक है, ब्रिज का मेन मकसद जो होता है कि बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में तोड़ना। यानी कि जब नेटवर्क बड़ा होगा तो उसमें मसले भी बहुत ज़्यादा आएंगे और फॉल्ट को ट्रेस करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाएगा। दूसरी बात ये कि बड़ा नेटवर्क जो होता है वो बड़े एरिया पर होता है और उसके अंदर मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं, या जिस तरह एक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है और उसके डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग नेटवर्क बना हुआ है। वो जो लोकल एरिया बना हुआ है उनका आपस में जो सारा सिस्टम है, जो टोपोलॉजी है, वो अलग होगी। और जो यानी कि एक लोकल एरिया की टोपोलॉजी अलग होगी और जो उन नेटवर्क्स का आपस में कनेक्शन होगा, टोपोलॉजी होगी, वो अलग होगी और टेक्नोलॉजी भी अलग यूज़ हो रही होगी। सो इसके लिए ब्रिज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ को भी आपस में कनेक्ट करने में हेल्प मिलती है। एरिया ज़्यादा हो, नेटवर्क ज़्यादा हों तो आपस में कंबाइन करने में आसानी हो जाती है। और जैसा कि आपको पता है कि लोकल एरिया पे हम ज़्यादातर UTP यूज़ करते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं। लेकिन जब मुख्तलिफ़ नेटवर्क्स को आपस में मिलाना हो तो फिर हमें फ़ाइबर ऑप्टिक यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि डाटा की मकदार ज़्यादा हो जाती है, अब उसको कहने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। फ़ाइबर ऑप्टिक यूज़ करने से हम डाटा ज़्यादा सेंड कर सकते हैं, ज़्यादा रिसीव कर सकते हैं, हमारी बैंडविड्थ ज़्यादा हो जाती है। ओके जी, उसके बाद आगे देखते हैं जी, अगली डिवाइस है। अब इसमें ब्रिज के उन्होंने टाइप्स बताई हुई हैं, लोकल ब्रिज, रिमोट ब्रिज, वायरलेस ब्रिज। लेकिन इस चीज़ का जो फिज़िकल नेटवर्किंग है ना, उसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। आप टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं कि पहले आपने तार के साथ कनेक्ट किया हुआ था, फिर आपने कोई वायरलेस मीडियम यूज़ कर लिया। तो जब हम फिज़िकल नेटवर्किंग के डिवाइसेस पढ़ेंगे कि हम ज़्यादा डाटा किन डिवाइसेस के थ्रू करते हैं, अगर हम ज़्यादा फासले तक डाटा सेंड या रिसीव करना चाहें तो कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, उनमें बहुत सारी होती हैं, जैसे एयर फाइबर हो गई। उसके बाद इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभी उनका ज़िक्र करना वैसे आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं टॉपिक के साथ ही। जैसे ही वायरलेस डिवाइसेस का टॉपिक आएगा फिर मैं आपको डिटेल के साथ, पिक्चर के साथ वो दिखाऊंगा। तो उसके बाद आता है जी स्विच। हब जो होती है ना, वो बड़ी डल डिवाइस होती है, बड़ी नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। उसको ये नहीं पता होता कि डाटा कहाँ से आया है और कहाँ जाना है, ना वो उसको रीड कर सकती है, ना वो डिसीजन ले सकती है। ठीक है, तो जब हम नेटवर्किंग कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा हमें इंटेलिजेंट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे डिवाइस को पता हो कि कौन सा रास्ता शॉर्ट है, मैसेज कहाँ से आया है, कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे हब का जो इस्तेमाल है ना, वो हम नहीं कर सकते। उसके लिए फिर यूज़ होते हैं स्विच की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इसमें मैनेजेबल होते हैं, नॉन मैनेजेबल होते हैं। उसके बाद पोर्ट वाइज अलग अलग होते हैं। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना होता है कि मुझे इतनी पोर्ट का स्विच चाहिए। काम इसका भी वही है कि ये मल्टीपल जो नेटवर्क्स हैं उनको आपस में मिलाता है। मल्टीपल कनेक्शन जो हैं वो आप स्विच के साथ कर सकते हैं। डिवाइसेस ज़्यादा हैं अगर आपकी, तो आप ज़्यादा पोर्ट्स वाला स्विच लेके मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हैं वो कुछ पोर्ट्स होती हैं ईथरनेट पोर्ट्स। ये जो सामने नज़र आ रही हैं ज़्यादा तादाद में, ये ईथरनेट पोर्ट्स होती हैं। इनमें डिवाइसेस
लगती हैं, डिवाइसेस के कनेक्टर्स लगते हैं। और जो ये साइड पे नज़र आ रही हैं ये कुछ गीगाबिट पोर्ट्स होती हैं। गीगाबिट पोर्ट का मतलब ये होता है कि एक स्विच ने जब दूसरे स्विच को तमाम डिवाइसेस का डाटा सेंड करना है तो एक हाई स्पीड पोर्ट चाहिए। तो हाई स्पीड जो पोर्ट होती है ये तादाद में थोड़ी होती हैं, लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये सिर्फ स्विच या राउटर वगैरह को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो जिस तरह इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि इसमें 4 पोर्ट्स हैं गीगाबिट की, तो ये सिर्फ स्विचेस राउटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होंगे। उसके बाद आ जाता है मॉडेम। मॉडेम बेसिकली जो है ना एक ऐसी डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। अब ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होती क्या है, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लें कि कंप्यूटर के अंदर जो आपका डाटा प्रोसेस हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो डिजिटल सिग्नल की फॉर्मेट में हो रहा है सारा, बिट्स की शक्ल में 0 1 ऑन ऑफ, ठीक है, वो डिजिटल सिग्नल है। लेकिन ये जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये आपकी डिवाइसेस चल रही हैं, ये एसी करंट है, ये एनालॉग वेव की फॉर्म में इन वायर्स में ट्रैवल करता है। तो एनालॉग जो एक वेव होती है ना, उसकी फॉर्म में जो सिग्नल ट्रैवल करता है उसको हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। जो डिजिटल वे में ट्रैवल करता है उसको हम डिजिटल कहते हैं। तो सीन कुछ इस तरह से है कि कंप्यूटर के अंदर सिग्नल जो है वो डिजिटल होता है, ये मॉडेम में जाता है। अब वायर के ऊपर हम डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। दूर तक भेजने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनालॉग में। अब एनालॉग को कंप्यूटर नहीं समझता और डिजिटल को वायर नहीं समझती, तो इसके लिए दरमियान में लगा दिया जाता है मॉडेम। मॉडेम एक ट्रांसलेटर होता है जो वायर से आने वाले डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेजता है और कंप्यूटर से आने वाले डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करके वायर के ऊपर भेजता है। तो इस प्रोसेस को वैसे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो मॉडेम का बेसिकली यही काम है। पहले कंप्यूटर के जो पीसी होते थे उनके पीसीआई स्लॉट में मॉडेम वगैरह लगे होते थे, लेकिन फिर जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई अब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ये जो आपकी इंटरनेट की डिवाइस लगी होती है ये करती है। अब ये सामने कुछ मॉडेम की टाइप्स हैं। ISDN मॉडेम है, उसके बाद केबल मॉडेम है, USB मॉडेम है, इसको डोंगल भी कहते हैं, वायरलेस ADSL मॉडेम है, DSL मॉडेम है, एक्सटर्नल मॉडेम है और इंटरनल मॉडेम है। ये जो इंटरनल मॉडेम है ये पहले पीसी के अंदर स्लॉट के अंदर लगा होता था। एक्सटर्नल मॉडेम जो होता था, जिसने पीसी के स्लॉट के अंदर नहीं लगाना उसने एक्सटर्नल मॉडेम लगवाया होता था। अब जो है वो ADSL, DSL और USB ये तीनों चल रहे हैं। केबल वाला जो है वो अगर आपके यहाँ ऑप्टिकल फाइबर जो है वो वायर लगी हुई है तो फिर उसके लिए फिर ज़रूरत होती है उसकी। उसके बाद एक गेटवे बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जहाँ से तमाम नेटवर्क का डाटा बाहर जाना है, उस डिवाइस को गेटवे बोलते हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि एक ही गेटवे होता है, मतलब अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो आपको एक ही गेटवे से गुजरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से आपका डाटा जिस गेटवे से गुजरेगा वो गेटवे और होगा, यानी कि आपके लोकल नेटवर्क का गेटवे और होगा। यहाँ से लोकल नेटवर्क से बाहर निकलने के बाद जब अपने रीजन लेवल के जो नेटवर्क्स हैं, जो कंपनी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है उसके जो नेटवर्क्स हैं उसमें से जब निकलेगा तब गेटवे और होगा। आपके कंट्री से जब बाहर जाएगा तब गेटवे और होगा। तो मेन मकसद ये है कि गेटवे जो है वो पूरे नेटवर्क का, जितने भी उसके अंदर सारा नेटवर्क आ रहा होता है उसका डाटा ये बाहर सेंड करती है और बाहर से नेटवर्क को देती है। अब गेटवे जो हैं इसके और बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे ईमेल गेटवे है, GSMW गेटवे है, PAD गेटवे है। ये ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें आ जाती हैं। अगर तो हमने विंडोज़ सर्वर 2012 R2 किया
तो फिर हम ये सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, सर्वर कैसे बनाते हैं। ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। वैसे मुझे लगता है कि या तो मैं सही नहीं पढ़ा रहा या आपको सारा कुछ आता है अच्छे से, क्योंकि आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। और क्वेश्चन ना आने के दो ही रीज़न हो सकते हैं, एक या तो आपको सारा कुछ पहले से आता है, दूसरा आपको बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही और आपको आता भी कुछ नहीं। तो काइंडली कमेंट में मुझे बताएं कि क्या मसला है। अगर आप इस चीज़ में, इस लेक्चर में कोई एडिशन करना चाहते हैं, कोई चीज़ बताना चाहते हैं, कोई टॉपिक ऐसा जो आप समझना चाहते हैं, तो वो लिख के बताएं, तो इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में वो आपको समझा दूँगा। उसके बाद आगे जी हमारे पास राउटर का जो मेन पर्पज़ होता है वो राउट करना होता है। ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। इसके अंदर डिसीजन मेकिंग की एल्गोरिदम्स होती हैं। ये सबसे जो कम फासले वाला रास्ता होता है, ये पैकेट को वहाँ पे भेजता है, यानी कि डाटा जो आप सेंड कर रहे होते हैं नेटवर्क के थ्रू, इसका काम होता है कि डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए कम से कम टाइम जिस रास्ते पे लग रहा हो उस रास्ते से पैकेट को सेंड करें, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सी कैसे काम करती है जी? प्रॉक्सी का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने अपने पीसी से, स्विच से, राउटर से जब डाटा आपका निकलेगा तो डायरेक्टली प्रॉक्सी सर्वर के साथ पिंग करेगा या कनेक्ट करेगा। जब वहाँ से कनेक्ट हो गया उसके बाद आप दुनिया भर में जहाँ से भी कोई डाटा लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, आप फिर वहाँ पे जाएंगे। आपकी जो स्विच राउटर की आइडेंटिटी होती है वो प्रॉक्सी सर्वर के पास जाती है, तो प्रॉक्सी सर्वर की आइडेंटिटी इशू हो जाती है फिर आपके डाटा को। तो दुनिया भर में आप जहाँ कहीं भी कनेक्ट हो रहे होंगे वहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर की आइडेंटिटी जा रही होगी, तो आपकी असल आइडेंटिटी हाइड हो जाती है इस तरह से। उसके बाद ट्रांसीवर का मेन पर्पज़ वही सिग्नल को कन्वर्ट करने वाला होता है। जिस तरह मॉडम और मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करते हैं, इसी तरह ये भी जो है वो सिग्नल को कन्वर्ट करता है, वो डाटा को कन्वर्ट करता है एनालॉग और डिजिटल में। ये जो है सपोज़ कर लें कि आपके पास मीडियम जो है वो ऑप्टिकल फाइबर है, वहाँ पे लेज़र के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे रेडियो वेव्स के थ्रू आ रही होती है। तो ये छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं ये आपके एनआईसी के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको आपके सिग्नल जो है उसको कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे नेटवर्क केबल्स और उनकी स्पेसिफिकेशंस। अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो भी एक रखता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट रहा तो हम इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर देंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।